हाय एवरीवन, सभी का वार्म वेलकम है वाइट ही योर इंग्लिश शूटर पे। आज सुबह का द हिंदू का फर्स्ट एडिटोरियल पढ़ने वाले हैं। बैटिंग फॉर बोरोवर्स इसका टाइटल है। ये आर्टिकल लिखा हुआ है कैसे कभी कभी बैंक्स आपकी ईएमआई मिस होने पे कितना भारी भरकम ब्याज आप पे लगा देते हैं, और ये ब्याज लगा लगा करके बैंक जो हैं खूब पैसा कमा रहे हैं। पिनल इंटरेस्ट के ज़रिए आपसे पैसा वसूल रहे हैं। अब ये वसूली बंद हो जाएगी आरबीआई के नए सर्कुलर के आने के बाद, जिसमें बोरोवर्स यानी कि कर्जा लेने वाले लोगों के हक में आरबीआई ने कुछ रूल्स बनाए हैं। चलिए, इंटरेस्टिंग आर्टिकल है, शुरू करते हैं अपने क्विज़ के साथ में। जल्दी से अपने क्वेश्चंस देख लो, इसी आर्टिकल पे बेस्ड है। मन से चीज़ों को सीखो, क्लास के लास्ट में सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ग्रामर, वोकैब, कॉम्प्रिहेंशन सब कुछ इन क्वेश्चंस में कवर हो जाएगा। शुरू करें क्लास को, आइए कुछ नया सीखते हैं। ऑलराइट, कह रहा है जी बैटिंग फॉर बोरोवर्स। देखिए, बोरोवर्स कौन होते हैं? आपको दो वर्ब्स देखनी है, लैंड एंड बोरो। लैंड वर्ब का मतलब होता है किसी को उधार देना, और बोरो वर्ब का मतलब होता है किसी से उधार लेना। तो लैंडर वो लोग हैं जो आपको उधार देते हैं, या अगर दूसरी भाषा में कहें, आसान भाषा में, तो आपका बैंक आपका लैंडर होता है। और बोरोवर्स कौन है? वो लोग जो बैंकों से उधार लिया करते हैं, यानी कि आसान भाषा में कहें तो आम आदमी, नॉर्मल पब्लिक। कह रहे जी अब कोई जो है ना बैट फोर करने वाला है बोरोवर्स के लिए, यानी कि आम आदमी के लिए जो बैंक से जाकर के उधार पे चीज़ें लेता है। और बैट फोर करने का मतलब है किसी के लिए बैटिंग करना, किसी की तरफ से खेलना, किसी के हक में या सपोर्ट में आकर के खड़े होना। समझ पा रहे हो? तो ये बैट फोर नाम की फ्रेजल वर्ब लगाई गई है इसमें। हक में खड़ा हुआ जाएगा अब बोरोवर्स के, आम आदमी के, जो बैंक से उधार पे या ईएमआई पे चीज़ों को खरीदता है। चलिए, अब कौन खड़ा होगा बोरोवर्स के हक में? टाइटल पैराग्राफ को देखते हैं, वहाँ से पता लगेगा। कह रहे जी आरबीआई प्रोहिबिट्स लेंडर्स फ्रॉम कैपिटलाइजिंग ऑन बोरोवर्स डिफॉल्ट्स, एम्फसाइजिंग अ फेयर अप्रोच टू लैंडिंग। कह रहे जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, भारत का सेंट्रल बैंक है, ये प्रोहिबिट करता है, रोकता है, और किसको? हमारे लेंडर्स को। लेंडर्स कौन है? ये लोग जो लेंड करते हैं, जो कि पैसा देते हैं, यानी कि बैंक्स। हमारा आरबीआई लगाम लगाता है हमारे बैंक्स पे, लेंडर्स पे। और किस चीज़ से लगाम लगती है? फ्रॉम लगा के बता रहा है, कैपिटलाइज ऑन करने से। इंग्लिश में फ्रेजल वर्ब है कैपिटलाइज ऑन करना। इसका मतलब है किसी मौके का फ़ायदा उठाना, मौके पे चौका मारना, किसी चीज़ का बेनिफिट लेना। तो बैंक सब पाबंद हो गए हैं बेनिफिट लेने से, फ़ायदा उठाने से, बोरोवर्स के डिफ़ॉल्ट्स का, बोरोवर्स के यानी कि आम जन के वक्त पे पैसा ना चुकाने के काम का। डिफ़ॉल्ट यानी जब आपकी किस्त आई, आपने इंस्टॉलमेंट नहीं दी, आपने डिफ़ॉल्ट कर दिया। अच्छा, कैसे किया बैंकों के लिए काम ये आरबीआई ने बैंकों को पाबंद इस काम को किया, एम्फसाइज करते हुए, जोर देते हुए एक फेयर अप्रोच पे, एक निष्पक्ष अप्रोच पे, जो है लैंडिंग का यानी कि बैंकिंग का। तो आरबीआई ने यही बोला, अगर कोई आदमी 3 दिन आपको पैसा ना दे, 4 दिन जिसकी ईएमआई लेट हो जाए, तो ऐसा नहीं है आप 1500 रुपये की ईएमआई पे 1000 रुपये इंटरेस्ट लगा दोगे। आप ऐसा नहीं कर सकते हो, फ़ायदा नहीं उठा सकते हो, आप कैपिटलाइज ऑन नहीं कर सकते हो किसी आदमी के डिफ़ॉल्ट का। 4 दिन अगर लेट हुआ है तो उससे 20, 50, 100 रुपये एक्स्ट्रा लो, और उसकी ईएमआई अगर वो जमा करवा रहा है तो उसका लोन जो है रेगुलर कर दो। एक फेयर अप्रोच अपनाओ लैंडिंग की, लोगों के डिफ़ॉल्ट को पैसा कमाने का जरिया मत बनाओ। चलिए आगे, बहुत इंटरेस्टिंग है, पूरा आपको डिटेल में बताएगा बैंक्स क्या करते हैं। आरबीआई की वर्ब है प्रोहिबिट समवन फ्रॉम समथिंग का मतलब होता है किसी को किसी काम से रोकना। प्रोहिबिट समवन, बैन समवन, बार समवन, डिटर समवन, रिफ्रेन समवन। आ रही बात समझ में? किसी को किसी काम से रोकना। यहाँ भी वही हुआ है, प्रोहिबिट्स लेंडर्स फ्रॉम कैपिटलाइजिंग। कैपिटलाइज ऑन करना आपको बता दिया मैंने, किसी चीज़ का फ़ायदा लेना, एक्सप्लॉइट करना, किसी चीज़ का बेनिफिट उठाना। कैपिटलाइज ऑन की तरह एक और फ्रेजल वर्ब है अपने पास इंग्लिश में, बैंक ऑन। यहाँ लिख देता हूँ, बैंक ऑन और अपॉन एक ही बात होती है। फ्रेजल वर्ब की भाषा में ऑन और अपॉन दोनों ही लगाए जो है जा सकते हैं। बैंक ऑन या अपॉन का मतलब होता है टू डिपेंड ऑन समथिंग। भाई आपके बैंक में पैसे पड़े हैं, आपके पास 1.5 लाख रुपए पड़े हैं, और किस लिए रखे हैं आपने? कुछ काम आएगा, कुछ इमरजेंसी आएगी तो इन पैसों को यूज़ कर लूँगा। तो आपके पैसे जब ज़रूरत पड़ेगी तो आप उन पे डिपेंड ही करने वाले हो ना बैंक में जा कर के। तो बैंक ऑन या अपॉन का मतलब वही है, जो आपने जमा कर दिया,
जिस चीज़ का आपके पास सहारा है आप उस पर डिपेंड करेंगे, है ना। चलिए बढ़े आगे। डिफ़ॉल्ट आपको मैंने बता दिया। डेलिक्वेंसी बोलते हैं नॉन पेमेंट ऑफ योर ईएमआई। आपकी ईएमआई आपने वक्त पे नहीं भरी तो आप डिफ़ॉल्टर कहलाते हैं। आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल की सारी वोकैब आपको दिखाएंगे ताकि आप इसको स्मूथली पढ़ सकें। एक लाइक और एक शेयर जरूर से दें क्लास को। और उसी के साथ में जिन बच्चों को ज़रूरत है गाइडेंस और सपोर्ट की अपने एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन के लिए, तो ज़रूर ही डाउनलोड करें YT योर इंग्लिश ट्यूटर ऐप को। आपकी अपनी ऐप है, कमेंट सेक्शन में इसका लिंक दिया हुआ है। ऐप पे आपको मिलेंगे कोर्सेज, जैसे कि राइटिंग का कोर्स है। यहाँ पे बिल्कुल बेसिक से आपको मैं इंग्लिश में लिखना सिखाता हूँ। पहले थ्योरी, फिर साथ में प्रैक्टिकल और प्रैक्टिस। किसी भी एग्ज़ाम का डिस्क्रिप्टिव आप इससे क्रैक कर सकते हैं, चाहे UPSC हो, CAPF हो, जुडिशरी हो, बैंकिंग हो। 60 to 80 आवर्स का कोर्स है, फ़ायदा ले सकते हैं। हज़ारों लोग ले चुके हैं। बेसिक से सिखाने वाला कोर्स है राइटिंग का। इसी के साथ में आपको कोर्स मिलेगा बैंकिंग का। बैंकिंग कोर्स में बैंक के सारे एग्ज़ाम्स, क्लरिकल, PO, प्रीलिम्स, मेंस, हर वैरायटी का क्वेश्चन आपको यहाँ पे तैयार करवाया जाता है, बिल्कुल लॉजिक के साथ में। SSC का कोर्स भी अवेलेबल है। SSC के सभी एग्ज़ाम्स का प्रीलिम्स और मेंस इसमें कवर्ड है। हर क्वेश्चन को डिटेल्ड अप्रोच के साथ में आपको यहाँ तैयार करवाया जाता है। मार्क्स को सीधे सीधे बूस्ट करने के लिए SSC बैंक कोर्स से प्रैक्टिस कर सकते हैं। ऐप से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो, ये टीम का व्हाट्सअप नंबर है, इस पर व्हाट्सअप करें। ऐप का लिंक कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है। चलिए अपनी वोकैब शीट है, जल्दी से सारे वर्ड्स देखेंगे। फिलिप से शुरू होगा आज अपना वोकैब और जाएगा ब्रूक तक। 4 पुराने, एक नया वर्ड। देखिए फिलिप वर्ड बहुत बार हो चुका है। इसका मतलब होता है छोटा सा इंकरेजमेंट, छोटा सा बूस्ट, किसी को हल्का सा बढ़ावा। बहुत भारी नहीं, बिल्कुल हल्का सा। अ कट इन फ्यूल प्राइसेस मे गिव फिलिप टू द कंज्यूमर्स फेसिंग हाई इन्फ्लेशन। अगर फ्यूल के प्राइसेस में थोड़ा सा कट आएगा तो वो थोड़ा सा बढ़ावा दे सकता है कंज्यूमर्स को जो हाई इन्फ्लेशन को फेस कर रहे हैं, है ना। चलिए फिलिप के सारे सिनोनिम्स हैं। शॉट इन द आर्म, स्टिमुलेशन, सकर, रिस्पाइट, कंसोलेशन और कोल्ड कंफर्ट। सारे काम के हैं। शॉट इन द आर्म और कोल्ड कंफर्ट तो 2 ईडियम्स हैं, थोड़े मोटे बढ़ावे के लिए, छोटे मोटे इंकरेजमेंट के लिए यूज़ की जाती हैं। चलिए आगे बढ़े। आज रिस्पाइट नाम का वर्ड आर्टिकल में देखेंगे। अगला वर्ड है अपना इनजैमिनेट। इनजैमिनेट एक वर्ब होती है। इसका मतलब होता है किसी चीज़ को बार बार कहना, रिपीट करना। द प्रिजनर इंजैमिनेटेड हिज रिक्वेस्ट फॉर मर्सी बिफोर द जज। प्रिजनर ने रिपीट किया अपनी रिक्वेस्ट को, अपनी अर्जी को, जो थी मर्सी की यानी कि दया की, माफ़ी की, जज के सामने, बिफोर द जज। तो बार बार उसने जो है दया की, माफ़ी की जो है ना, उससे रिक्वेस्ट मांगी कि मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो। इंजैमिनेट किया उसने अपनी रिक्वेस्ट को। इंजैमिनेट को रीआइट्रेट, इम्फसाइज, एको या हार्प ऑन करना भी बोलते हैं। आज रीआइट्रेट नाम का वर्ड आर्टिकल में देखेंगे। हार्प ऑन जो फ्रेजल वर्ब है ना, इसका मतलब होता है किसी चीज़ को जो है रिपीट करना, लेकिन नेगेटिव सेंस में। कोई चीज़ जो आपको बार बार बताई जा रही हो और आपको पसंद ना आ रही हो, तब आप हार्प ऑन नाम की फ्रेजल वर्ब को यूज़ करते हैं। आप कभी कभी बोलते हैं ना, यार हमारा टीचर तो ये बोलता ही रहता है हर बार, मेरे घर वाले तो हमेशा ऐसे ही कहता रहते हैं मुझे, है ना। तो वो हार्प ऑन कर रहे हैं, आपकी नज़र में कुछ नेगेटिव काम कर रहे हैं। चलिए नरिश वर्ब आप जानते ही हैं। नरिश, नर्चर, किसी को पालना पोसना, किसी को पोषण देना, किसी को फलने फूलने का मौका देना, है ना। ट्रेड इज़ अ वेरी यूजफुल टूल टू नरिश द टाइज बिटवीन 2 कंट्रीज़। ट्रेड जो है, व्यापार जो है, एक बड़ा ही कामयाब टूल है, बड़ा ही काम आने वाला जरिया है जो है नर्चर करने का, फलने फूलने का टाइज को 2 कंट्रीज़ के बीच में। अगर रिश्ते अच्छे करते हैं 2 कंट्रीज़ के, तो आपस में ट्रेड अच्छा कर दो, अपने आप ही रिश्ते भी ठीक हो जाएंगे। नरिश को फीड, चेरिश, कल्टिवेट, एनकरेज, फोस्टर सभी वर्ड से बताया जाता है। आज फोस्टर नाम का वर्ड आर्टिकल में आप देखेंगे। किसी चीज़ को पालना पोसना, किसी चीज़ को बड़ा करना, है ना, फोस्टर करना। चलिए एक एडवर्ब है हिथरटो, बहुत दिनों बाद आई है ये। हिथरटो का मतलब होता है अनटिल नाउ या सो फार। हिंदी में बोल दे तो अभी तक। तो अभी तक के लिए, अनटिल नाउ के लिए आप हिथरटो नाम के वर्ड का यूज़ कर सकते हैं। आजकल बहुत कम यूज़ होता है, लेकिन जब भी होगा तो आपको पता होना चाहिए इसका मीनिंग। द न्यू इंटर्न mooted अ हिथरटो अनथिंकेबल सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम। जो नया इंटर्न था कंपनी का, उसने मूट किया यानी सुझाया। मूट करना मतलब किसी चीज़ को सोच विचार के सुझाना। और किसको? एक हिथरटो अनथिंकेबल सोल्यूशन को, अभी तक जिसको सोचा ना गया हो ऐसे सोल्यूशन को। और किसके लिए? इस प्रॉब्लम के लिए, समस्या के लिए। तो उसने एक ऐसा सोल्यूशन बताया जो अभी तक किसी ने सोचा नहीं था। हिथरटो अनथिंकेबल सोल्यूशन था। चलिए लास्ट वर्ड है आज का, ब्रूक। वर्ब है, नया वर्ड है आपके लिए।
ब्रूक का मतलब होता है किसी चीज़ को सहना जो आपको पसंद ना हो, जो आपको है ना अनप्लेजेंट हो आपके लिए। कभी कभी आप बोलते हो ना कि अब कुछ कहेगा तो मैं सहूँगा नहीं, अभी मेरे साथ ऐसा होगा तो मैं सहूँगा नहीं, तो वो आप है ना ब्रूक करने के लिए मना कर रहे हो। ब्रूक का मतलब ये होता है गलत बात को सह लेना बस मजबूरी में। द प्रोफेसर ब्रूक्ड नो इंटरप्शन इन द क्लास फ्रॉम स्टूडेंट्स। प्रोफेसर ब्रूक किया करते थे, सहा करते थे किसी भी इंटरप्शन को नहीं, किसी भी दखल अंदाजी या किसी भी डिसरप्शन को नहीं क्लास के अंदर स्टूडेंट से। तो प्रोफेसर ने जब पढ़ाना शुरू कर दिया ना, उसके बाद कोई भी डिसरप्शन उनको क्लास में पसंद नहीं थी, सबका उनको टोटल जो है फोकस पसंद था। ब्रूक नहीं करते थे वो किसी भी इंटरप्शन को। चलिए, टॉलरेट करना, बेयर करना, एंडोर करना, सभी इसके सिनोनिम है, वर्ड आर्टिकल में देखेंगे। जल्दी से आर्टिकल पे आ जाओ, एक समरी आपको दे दें किस बारे पे लिखा हुआ है। देखो समरी सीधी सी है, जैसा कि मैंने आपको बताया। अभी तक बैंक्स क्या कर रहे हैं, अगर आपकी ईएमआई मिस हो जाए 2 दिन के लिए तो उस पर आपको भारी भरकम ब्याज और पेनल्टी लगा करके आपसे ईएमआई वसूलते हैं। अब आरबीआई ने इस चीज़ को देखा और इसको बंद करवा दिया है एक नए सर्कुलर के जरिए। अब बैंक्स ऐसा नहीं कर पाएंगे और हमारे इस आर्टिकल में आरबीआई के इस मूव को वेलकम किया जा रहा है, उसका स्वागत किया जा रहा है। आरबीआई ने बड़े कड़े शब्दों में बैंकों से ये कहा है, फाइनेंस कंपनियों से, कि पेनल्टी को वसूलने का जो काम है उसको आपने बिजनेस बना लिया है, व्यापार बना लिया है। जल्दी से जल्दी इस व्यापार को ख़त्म करो और बोरवर्स के लिए परेशानी का सबब बनना बंद करो। बस वेलकमिंग टोन में लिखा हुआ आर्टिकल है, हमारे लिए बैट कर रहा है आरबीआई, है ना, हमारे हक में खड़ा है बोरवर्स के। चलिए अब शुरू करते हैं आर्टिकल को जल्दी से। कह रहा है द रिजर्व बैंक ऑफ इंडियाज रीसेंट ड्राफ्ट सर्कुलर ऑन penal charges on loan accounts is a welcome move that should give respite to individual borrowers। कह रहा है जी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो रीसेंट ड्राफ्ट सर्कुलर है, ये क्या होता है जी ड्राफ्ट सर्कुलर? सर्कुलर मतलब ऐसा नोटिफिकेशन जो सब सर्कल्स में जाएगा, जो हर जगह घूमेगा, पब्लिक डोमेन में आएगा। और ड्राफ्ट का मतलब है जी जो भी फाइनल नहीं है, जो भी आउटलाइन बनाया गया है, अभी उस पर साइन होना बाकी है, फाइनल जो मोहर लगना बाकी है। कह रहा है आरबीआई का एक ऐसा नोटिफिकेशन जिस पे भी आरबीआई मोहर लगाएगा, अभी ड्राफ्ट है, और ये नोटिफिकेशन है पेनल चार्जेस पे, पेनल्टी के चार्जेस पे। पेनल मतलब पेनल्टी, और किस पे? लोन अकाउंट्स पे। कह रहा है ये एक वेलकम मूव है, एक स्वागत करने लायक कदम है, और वो मूव है जो कि दैट शुड गिव, यानी इसको देना चाहिए थोड़े से जो है रिस्पाइट को, थोड़े से आराम को इंडिविजुअल बोरवर्स को, आम आदमी को जो पैसा लेता है बैंक से, जो ईएमआई पे चीज़ें खरीदता है। आ गई बात समझ में? ड्राफ्ट सर्कुलर जो है इसकी वर्ब है इस, ड्राफ्ट यहाँ पे लगा देता हूँ, चलो मैं ना दोनों को मार्क कर देता हूँ। ड्राफ्ट मतलब कच्चा, सर्कुलर मतलब नोटिफिकेशन। ड्राफ्ट एडजेक्टिव काम कर रहा है सर्कुलर नाम के नाउन के लिए। और क्या देखने वाला है इसमें? दैट की वर्ब है शुड गिव, पीनल यानी पेनल्टी से भरा हुआ, जिसमें कुछ प्यूनिटिव एक्शन हो, कुछ पेनल्टी लगाने जैसा हो। रिस्पाइट आप जानते ही हैं, थोड़ा सा एनकरेजमेंट, सकर, रिलीफ, फिलिप, है ना, सारे वर्ड्स याद है ना। कोल्ड कंफर्ट, शॉट इन द आर्म, ये सारे वर्ड्स जो हैं छोटे मोटे कंफर्ट के लिए, छोटे मोटे राहत के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। बोरवर कौन है? ऐसा आदमी जो बोरो करे। अक्सर आम आदमी या छोटे मोटे बिजनेसेस हैं, यही काम करते हैं बोरो करने का, बैंकों से उधार लेने का। कह रहे द आरबीआई हैज़ एम्फसाइज्ड दैट it wants to ensure that lenders do not seek to unduly profit from borrowers' defaults in servicing their loans। आरबीआई ने इस चीज़ पे एम्फसाइज़ किया है, इस चीज़ पे जोर देके कहा है कि ये चाहता है, इट वांट्स, कि ये इंश्योर करे, इस चीज़ को पक्का करे, सुनिश्चित करे, दैट वो ये कि लेंडर्स जो हैं, जो बैंकर्स हैं, ये सीख नहीं करेंगे, ये कोशिश नहीं करेंगे इस काम को करने की। और किस काम को करने की कोशिश नहीं करेंगे भाई? टू अनड्यूली प्रॉफिट करने की, पैसा कमाने की, नुकसान जो है नफ़ा लेने की, जो होगा अनड्यूली मतलब ऐसी चीज़ जो अनड्यू है, जो एक्सेसिव है, जिसका कोई जायज़पना नहीं है, है ना। इंटरेस्ट बनता था किसी आदमी का 10 रुपये, आपने उससे पैसे ले लिए 500 रुपये, तो ये अनड्यू है। 10 रुपये के सामने 500 रुपये मांग रहे हो, इलॉजिकल है। तो इसने यही इंश्योर, आरबीआई ने यही बोला कि हम चाहते हैं कि इस चीज़ को इंश्योर करें कि अब बैंक वाले जो है ना अनड्यूली प्रॉफिट ना करें, ऐसा प्रॉफिट ना कमाएं जो अनड्यू हो। और किससे? आम आदमी से, बोरोवर से जो लोन लेता हो, उसके डिफ़ॉल्ट से, उसके लोन में, उसकी ईएमआई में होने वाली देरी से। और ये डिफ़ॉल्ट किस में है? इन सर्विसिंग देयर लोन्स, अपने लोन्स को सर्विस करने में। लोन्स को सर्विस करना मतलब अपनी किस्तों को चुकाना। कह रहे जी इवन एज इट अलाउस द क्रेडिट प्रोवाइडर टू रीप्राइस द लोन इन केस ऑफ बोरोवर्स क्रेडिट रिस्क प्रोफाइल हैज़ चेंज्ड। कह रहा है ये सब कुछ तब होगा
आरबीआई ये सब चीज़ें तब सुनिश्चित करेगा। वहीं दूसरी तरफ इवन एज का मतलब होता है एट द सेम टाइम ऑन द अदर हैंड। वहीं दूसरी तरफ जब ये अलाउ करता है क्रेडिट प्रोवाइडर को, बैंकों को, लेंडर्स को कि वो रिप्राइस करें। रिप्राइस का मतलब होता है फिर से मोल भाव करना, फिर से प्राइस लगाना। तो वो रिप्राइस करें एक लोन को एक ऐसे केस में जब एक बोरोवर की, एक लोन लेने वाले की क्रेडिट रिस्क प्रोफाइल चेंज हो चुकी है, बदल चुकी है। एक बार सेंटेंस का मीनिंग निकाल लो, फिर इसका मैं पीछे का मीनिंग आपको बताता हूँ, है ना। एक्चुअल में क्या कहना चाह रहा है ये, आरबीआई ने एम्फेसाइज़ किया है कि ये चाहता है कि ये सुनिश्चित करे कि जितने भी बैंक्स हैं जो बदमाशी करते हैं ये अब ना करें ये अब ना करें कोशिश जो है जबरन या ज़रूरत से ज़्यादा प्रॉफिट कमाने की, ज़रूरत से ज़्यादा फ़ायदा लेने की। और फ़ायदा किसका लेना है? बोरोवर्स के डिफ़ॉल्ट्स का, बोरोवर्स की देरी का, बोरोवर्स के किस्तों में डिले का। और वही है, डिले है उनके सर्विस करने में, अपने लोन्स को, अपने लोन्स की किस्तों को चुकाने में। सर्विस अ लोन का मतलब ये होता है किस्तें टाइम पे देना। कह रहे आरबीआई ने मना किया है, लेकिन वहीं जब दूसरी तरफ ये आज भी अलाउ करता है हमारे बैंकों को, क्रेडिट प्रोवाइडर्स को, कि वो रिप्राइस करें एक लोन को जब एक बोरोवर की क्रेडिट रिस्क प्रोफाइल चेंज हो चुकी है। अब इसका मतलब ये है कि अगर आपकी क्रेडिट रिस्क प्रोफाइल, यानी कि आपका क्रेडिट रिस्क क्या है, आज आपकी इनकम है 10 लाख रुपए साल की, 10 लाख रुपए साल की, कल आपकी नौकरी चली गई, आपने छोटी नौकरी पकड़ ली, 2 लाख रुपए इनकम। अब आपकी क्रेडिट रिस्क प्रोफाइल में रिस्क बढ़ चुका है। अब जो आपका लोन है ना, वो 5% की जगह अब आपको बैंक 10% पे देगा। जितना आप रिस्की आदमी हैं उतना ही महंगा लोन बैंकों से पाएंगे। तो आपका नौकरी जाना, आपका क्रेडिट रिस्क प्रोफाइल का चेंज होना और लोन को रिप्राइस किया जाना, बैंक द्वारा आपके लोन पे इंटरेस्ट रेट को बढ़ाया जाना, तो ये आज भी अलाउड है, क्रेडिट प्रोवाइडर्स को ये कर सकते हैं। चलिए, अब मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे, दोनों काम अलाउड हैं। आरबीआई की वर्ब है हैज़ एम्फसाइज्ड, इट की वर्ब है वांट्स, लेंडर्स की वर्ब है डू नॉट सीक। लेंडर का मतलब होता है बैंकर जो आपको पैसा उधार दे। सीक का मतलब होता है किसी काम को करने की कोशिश करना। यहाँ पे प्रॉफिट करने की कोशिश अब नहीं कर सकते आप। अनड्यूली का मतलब है ज़रूरत से ज़्यादा, एक्सेसिव हो, जिसका कोई लॉजिक ना हो। बोरोवर्स के डिफ़ॉल्ट्स का मतलब है हमारी किस्तों में देरी। सर्विस योर लोन्स, ये एक फ्रेज होता है इंग्लिश में, अपनी किस्तों को वक्त पे देना। इट की वर्ब है अलाउस, इट आया है आरबीआई के लिए ऑफ कोर्स। क्रेडिट रिस्क प्रोफाइल की वर्ब है हैज़ चेंज्ड। चलिए और आगे बढ़े। अब रिप्राइस द लोन समझ गए ना। आपसे अभी नीचे कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पूछा जाएगा तो पता होना चाहिए आपको। रिप्राइस अ लोन का मतलब है लोन की टर्म्स को, लोन की इंटरेस्ट की रेट को बदल देना। कह रहे द सेंट्रल बैंक्स ड्राफ्ट गाइडलाइंस ऑन फेयर लैंडिंग प्रैक्टिस आर एम्ड एट ऑब्विएटिंग अ प्रैक्टिस वेयर लैंडर्स हैव हिथरटू लेविड अ penal इंटरेस्ट ओवर एंड अबव द कॉन्ट्रैक्टेड रेट ऑफ इंटरेस्ट। कह रहे जी जो सेंट्रल बैंक की ड्राफ्ट गाइडलाइंस है, अभी सर्कुलर तो ड्राफ्ट ही है, साइन तो इस पर हुआ ही नहीं। कह रहे सर्कुलर में जो गाइडलाइन बनाई गई हैं, और ये गाइडलाइन किस पे हैं? फेयर लैंडिंग प्रैक्टिस पे, निष्पक्ष या नॉन डिस्क्रिमिनेटरी बैंकिंग की जो है सिस्टम पे। कह रहे ये सारी की सारी गाइडलाइंस एम्ड एट हैं, ये सारी गाइडलाइंस का एक ही एम है। और किस चीज़ का एम है इसका? कि ऑब्विएट किया जाए, ख़त्म किया जाए, एलिमिनेट किया जाए, डू अवे विद किया जाए एक प्रैक्टिस को, एक प्रथा को, जहाँ पे हमारे लैंडर्स, हमारे बैंक्स अभी तक हिथरटू हैव लेविड, लेवी कर चुके हैं, लगा चुके हैं, इम्पोज कर चुके हैं। और किसको? एक पीनल इंटरेस्ट को, पीनल जो है ब्याज को, पेनल्टी वाले ब्याज को। और ये ब्याज कब होगा? ये होगा जी ओवर एंड अबव। ओवर एंड अबव का मतलब है इन एडिशन टू, बियॉन्ड। और ये किसके बियॉन्ड होगा? द कॉन्ट्रैक्टेड रेट ऑफ इंटरेस्ट के, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे आपने कॉन्ट्रैक्ट किया था, बैंक से लोन लिया था। तो ये प्रैक्टिस को जो है बैंक बंद करवाना चाहता है आरबीआई कि अब आपने 5% पे किसी को लोन दिया है तो किस्त लेट होने पे आप 5% का लोन 6% नहीं कर दोगे पेनल्टी के नाम पे। हाँ, आप 5 को टोटली 6 कर सकते हो, आप चाहो तो लोन को रिप्राइस कर सकते हो, लेकिन एक किस्त जो है 6% लोन पे नहीं जाएगी, क्योंकि उस आदमी ने लोन आपको देरी से दिया। आप उसे 100 रुपये एक्स्ट्रा ले लो और उसकी किस्त जमा कर लो। अच्छा, वही बात है, कह रहा व्हेन बोरोवर्स डिले रीपेमेंट और डिफ़ॉल्ट। ये तभी होता था जब बोरोवर्स डिले करते थे अपनी रीपेमेंट को, या फिर डिफ़ॉल्ट करते थे, बहुत दिनों बाद अपनी इंस्टॉलमेंट जो है दिया करते थे। आ गई बात समझ में? मीनिंग समझ रहे हो ना? सबसे ज़रूरी यही है। गाइडलाइंस की वर्ब है आर एम्ड एट। एक्चुअल में एम्ड यहाँ पे एडजेक्टिव है, आर यहाँ पे वर्ब है। काट के लिख दो इसको सही से। इस पर कॉन्सेप्ट भी है, अभी आपको करवाएंगे, ठीक है। इसकी वर्ब है आर, एम्ड यहाँ पे एडजेक्टिव है, इनका एम यही है, तो ये एम्ड एट है। अच्छा, लैंडर्स की वर्ब है हैव लेविड। लेवी का मतलब होता है लगाना, किसी टैक्स को, किसी पेनल्टी को, किसी इंटरेस्ट को, है ना, लेवी। हिथरटू आप जानते ही हैं, एज येट, सो फार, है ना, अनटिल नाउ,
उसको अपने हिथरटो बोलते हैं। बैंक्स अभी तक लगाते आए हैं, हिथरटो लेवी करते आए हैं। ऑब्विएट करना मतलब किसी चीज़ को दूर कर देना, ख़त्म कर देना, एलिमिनेट कर देना। ऑब्विएट करना किसी चीज़ को परमानेंटली डू अवे विद करना। ओवर एंड अबव का मतलब होता है बियॉन्ड या पार, इन एडिशन टू। 5% का लोन है आपका, उसके ऊपर आपको 2% एक्स्ट्रा इंटरेस्ट पेमेंट करवाया जा रहा है, तो ये ओवर एंड अबव है कॉन्ट्रैक्टेड पेमेंट से, रेट ऑफ इंटरेस्ट से। बोरोवर्स की वर्ब है डिले। चलो ये एम डेट वाला कॉन्सेप्ट आपको दिखा दें। देखो बहुत आसान सा है। एम वर्ब है ना, उसके बाद में लगता है टू इन्फिनेटिव। आई एम टू क्रैक दिस एग्जाम, वी एम टू गेट दिस जॉब, शी एम्स टू मूव टू दैट सिटी। जो भी आप करना चाहते हैं आप एम वर्ब से बता देते हैं। और एम्ड नाम का एडजेक्टिव भी होता है इंग्लिश में, जो इज़, एम, आर, वॉज, वर के बाद में आता है। इसके बाद में एट लगा के आप बता सकते हैं जिस काम को आप करना चाह रहे हो। दोनों सेंटेंसेस एक ही तरह के होंगे, एक में वर्ब यूज़ करूँगा, एक में एम्ड नाम का एडजेक्टिव यूज़ करूँगा। द स्कीम एम्स टू प्रोवाइड फ्री राशन फॉर द पुअर। द स्कीम एम्स टू प्रोवाइड फ्री राशन फॉर द पुअर। टेंस देख लो यहाँ पे क्या है, टेंस है यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के लिए मुझे यूज़ करना होता है इज़, एम या आर। ठीक है, स्कीम के हिसाब से यहाँ पे यूज़ करूँगा इज़। और एम्स की जगह मैं लिख सकता हूँ एम्ड। ठीक है, टू की जगह लिखूँगा एट, और यहाँ पे प्रोवाइड की जगह आ जाएगा प्रोवाइडिंग, क्योंकि प्रेपोजिशन अपने बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म लेती है। तो किया कुछ नहीं मैंने, ऐसा लिखा हुआ था सेंटेंस आपका, द स्कीम एम्स टू प्रोवाइड फ्री राशन फॉर द पुअर। इसको मैं ऐसा लिख रहा हूँ, द स्कीम इज एम्ड एट प्रोवाइडिंग फ्री राशन टू द पुअर। आगे बात समझ में? दोनों सेंटेंसेस एक ही हैं, कोई फ़र्क नहीं है दोनों में। पहले में एम हुई है मेन वर्ब के तौर पे यूज़, और बाद में लगा हुआ है टू इन्फिनेटिव, आई एम टू डू दैट। दूसरे में एम्ड नाम का एडजेक्टिव यूज़ किया गया है, इज़, एम, आर, वॉज, वर, यानी बी फैमिली की वर्ब के बाद में। और एडजेक्टिव अपने बाद में एम जो है एट प्रपोजिशन लेता है और वर्ब की आईएनजी फॉर्म लेता है। तो समझ गए? तो यहाँ भी वही हुआ है, ये देख लो, प्रैक्टिस एम्ड एट ऑब्विएटिंग अ प्रैक्टिस, है ना। तो यहाँ पे एम्ड एट की जगह पे आप चाहते तो एम वर्ब को भी यूज़ किया जो है कर सकते थे। चलो अब ये सेकंड वाला सेंटेंस जो है सभी लोग कोशिश करेंगे एम्ड जो है ना वर्ब को एडजेक्टिव में इस्तेमाल करने की कोशिश करनी है आपको। जो फॉर्मूला बताया उसी पे चलो, एक बार बना के देख लोगे ना फिर आपको हमेशा याद रहेगा, दिमाग में बैठ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये छोटी मोटी चीज़ें कहीं पे कवर नहीं होती, ये आपको खुद ही अपने विवेक से देखनी होती हैं, डिक्शनरी खोल के इंटरनेट पे, है ना। तो कोशिश करता हूँ ऐसी चीज़ें भी आपसे शेयर की जाए। कह रहे जी, ऑब्जर्विंग दैट द रेगुलेटरी इंटेंट ऑफ अ penal levy was solely to foster credit discipline among borrowers through a negative incentive. The RBI noted that lenders, however, had in practice turned the penal interest into a revenue enhancement tool. अब बता रहा है आरबीआई ने कैसे बैंकों की बदमाशी को नोटिस किया है। कह रहे जी, ऑब्जर्व करते हुए इस चीज़ को कि जो रेगुलेटरी इंटेंट था, जो रेगुलेशन के हिसाब से इरादा था, और किसका, पिनल लेवी का, यानी पिनल इंटरेस्ट का या पिनल पेनल्टी का। लेवी मतलब पेनल्टी। कह रहे वो था खाली सोलली, मेरली या ओनली या सिंपली फोस्टर करना, नर्चर करना, फलना फूलना, प्रमोट करना एक क्रेडिट डिसिप्लिन को, एक लोन से जुड़े हुए डिसिप्लिन को आम आदमी में यानी बोरवर्स में। और किसके जरिए, एक नेगेटिव इंसेंटिव के जरिए, एक छोटे से पनिशमेंट के जरिए। नेगेटिव इंसेंटिव आप समझते हैं ना, उल्टा पनिशमेंट आपको मिलना। तो कह रहे इस चीज़ को ऑब्जर्व करते हुए आरबीआई ने कहा कि हमारा जो सारा का सारा इंटेंट यही था पिनल पेनल्टी लगाने का, कि आप लोग इस पेनल्टी के जरिए लोगों में फाइनेंशियल डिसिप्लिन लाएं, वो अपनी किस्तें टाइम पे दें, उनको थोड़ा सा डर हो कि 50 रुपये एक्स्ट्रा देने पड़ सकते हैं, 100 रुपये एक्स्ट्रा देने हो सकते हैं। इस चीज़ को ऑब्जर्व करते हुए आरबीआई ने ये नोट किया कि जो लेंडर्स हैं ना, हालांकि उन्होंने टर्न कर दिया था, बदल दिया था, हैड टर्न इस प्रैक्टिस को, इस प्रथा को जो है पिनल इंटरेस्ट की, और किस में बदल दिया था, अपना मुनाफा बढ़ाने वाले टूल के तौर पे, जरिए के तौर पे। तो ये बैंकों को मौका मिल गया था, इसी बहाने वो जो है अपने लोन का, समझ गए ना, मुनाफा बढ़ा देते थे। तो आरबीआई ने नोटिस किया है बैंकों की इस बदमाशी को। चलिए, इंटेंट की वर्ब है वॉज। इंटेंट मतलब आपका इंटेंशन, आपका इरादा, आपका मोटिव। सोलली मतलब खाली, ओनली या मेरली। फोस्टर आप देख चुके हैं, नर्चर, प्रमोट, है ना, किसी चीज़ को बढ़ावा देना। आरबीआई की वर्ब नोटेड है। लेंडर्स की वर्ब है हैड टर्न। व्हेन यू टर्न समथिंग इनटू समथिंग,
है ना। टर्न का मतलब होता है बदलना, तो टर्न समथिंग इनटू समथिंग, किसी चीज़ को किसी दूसरी चीज़ में बदल देना। तो ये जो है ना, ये पिनल इंटरेस्ट को बदल रहे थे, टर्न कर रहे थे इनटू एक रेवेन्यू इन्हांसमेंट टूल में, एक अपना मुनाफा बढ़ाने वाले जरिए के तौर पे। चलिए और आगे बढ़ते हैं, और क्या बोला। कैरेजी सुपरवाइजरी रिव्यूज़ हैड फाउंड दैट सम एंटिटीज़ वर in fact charging excessive rates of penal interest leading to hardship to borrowers and disputes। कह रहे जी जो कई सुपरवाइजरी रिव्यूज़ आए हैं बैंक के द्वारा, आरबीआई के द्वारा सुपरविजन में जो कुछ रिव्यूज़ किए गए हैं, उन्होंने ये भी पाया कि कुछ एंटिटीज़ जो हैं, कुछ ब्लेंडर्स जो हैं, एंटिटी मतलब कंपनियां, छोटी या बड़ी कोई भी, कह रहे कुछ छोटी बड़ी कंपनियां जो हैं जो कर्जा देती हैं, वो इनफैक्ट चार्ज कर रही थी, इनफैक्ट वो लगा रही थी, लेवी कर रही थी। और किसको लगा रही थी भाई, वो लगा रही थी बहुत ज़्यादा एक्सेसिव, बहुत ज़्यादा रेट ऑफ पिनल इंटरेस्ट को, पेनल्टी वाले इंटरेस्ट की रेट को। और ये सब हो रहा था लीड टू करते हुए, ले जाते हुए मुश्किलों की तरफ, हार्डशिप की तरफ, डिफ़िकल्टी की तरफ, जो है बोरोवर के लिए, आम आदमी के लिए, और डिस्प्यूट्स की तरफ, यानी कि आपसी झगड़ों की तरफ। तो ये बैंकों के लिए पाया आरबीआई ने कि ये तो इतना इंटरेस्ट लगा रहे हैं कि कई बार बोरोवर पैसे देने से मना कर देता है। वो बोलता है मैं तो कंज्यूमर कोर्ट में जाऊंगा, अब आपने मेरे 1000 रुपये की ईएमआई पे 500 रुपये इंटरेस्ट कैसे लगा दिया 2 दिन के लेट होने का। रिव्यूज़ की वर्ब है हैड फाउंड, एंटिटीज़ की वर्ब है वर चार्जिंग। एक्सेसिव का मतलब होता है अनरिस्ट्रिक्टेड, अनकंट्रोल्ड, ज़रूरत से बहुत ज़्यादा। हार्डशिप का मतलब आप जानते ही हैं, किसी की डिफ़िकल्टी, आप किसी भी आदमी के लिए अगर मुश्किल करेंगे ना, हार्ड बनाएंगे उसके जीवन को, तो आप उसके लिए हार्डशिप को पैदा करेंगे, सफरिंग आप उसको देंगे। चलिए और आगे बढ़ते हैं। कह रहा लैंडर्स हैड ऑल्सो इन सर्टेन cases been capitalizing the penal interest, thereby increasing the principal amount that the borrower would ultimately have to repay। कह रहे लैंडर्स जो हैं उनको वो कैपिटलाइज कर रहे थे, हैड बिन कैपिटलाइजिंग, और क्या कर रहे थे कुछ केसेस में, इन सर्टेन केसेस में। कैपिटलाइज करना तो आप समझ ही गए हैं, किसी चीज़ का फ़ायदा उठाना, कैपिटलाइज ओन करना। लेकिन यहाँ पे कैपिटलाइज वर्ब का इस्तेमाल किया गया है, इसका मतलब होता है किसी चीज़ को कैपिटल में जोड़ देना, कैपिटल में आपके प्रिंसिपल में जोड़ देना। तो लैंडर्स जो है कुछ किस्सों में कैपिटलाइज कर रहे थे पिनल इंटरेस्ट को, जो इंटरेस्ट पेनल्टी वाला था उसको आपके मूलधन में जोड़ दे रहे थे, आपका लोन का अमाउंट ही बड़ा कर रहे थे। और कह रहे इस प्रकार से इंक्रीज़ करते हुए उस प्रिंसिपल अमाउंट को जिस पे बोरोवर्स को अल्टीमेटली रिपे करना होगा। तो आपकी पेनल्टी जो आपके प्रिंसिपल का पार्ट बना दी, और आप मस्त जो है आपका प्रिंसिपल बढ़ता जा रहा है, आप लोन भी देते जा रहे हो और आपका प्रिंसिपल वहीं का वहीं खड़ा है। लैंडर्स की वर्ब है हैड बिन कैपिटलाइजिंग, ये कैपिटलाइज वर्ब अलग वर्ब है, कैपिटलाइज ओन नाम की फ्रेजल वर्ब नहीं है। वो ओन या अपॉन जो ऊपर आपको बताया था वो अलग था, कैपिटलाइज ओन करना, अपॉन करना। यहाँ पे कैपिटलाइज का मतलब होता है किसी चीज़ को कैपिटल का पार्ट बना देना, कैपिटल को बढ़ा देना, है ना, आपके मूलधन को इंक्रीज कर देना। बोरोवर की वर्ब है वुड हैव, देयर बाई मतलब इस प्रकार से बढ़ाते हुए, इंक्रीज करते हुए। चलिए और आगे बढ़ते हैं। ये पूरा केस मेरे साथ हो चुका है, मैं आपको बताऊँगा कभी, बैंक का नाम तो नहीं बताएंगे आपको, लेकिन 60,000 रुपये की ईएमआई पे होम लोन की मेरे को एक बार इन्होंने इंटरेस्ट लगा दिया था 4,000 रुपये। मुझे तो बहुत बाद में पता लगा अपनी स्टेटमेंट्स देख करके कि 60,000 रुपये की ईएमआई अगर 2 दिन लेट हो जाए तो 4,000 रुपये इंटरेस्ट लगा सकते हैं बैंक। मैं कंज्यूमर कोर्ट गया, बैंक से लड़ा, टाइम भी बहुत वेस्ट किया मैंने। 4,000 रुपये उन्होंने वापस किए और शायद कुछ 15-20 हज़ार रुपये की उन्होंने माफ़ी भी मांगी थी, मतलब 15-20 हज़ार रुपये माफ़ी के नाम पे भी मुझे उन्होंने एक्स्ट्रा दिए। तो ये सब काम करते हैं, 60,000 रुपये की ईएमआई पे 5,000 रुपये भी, 4,000 रुपये भी एक्स्ट्रा ले लेते हैं। करें द बैंकिंग रेगुलेटर हैज़ नाउ emphatically laid down that penal charges should be recovered separately and must not be added either to the principal outstanding or the rate of interest charged on the loan। कह रहे बैंकिंग रेगुलेटर जो है, यानी कि रिजर्व बैंक जो है, सेंट्रल बैंक जो है, जो बैंक्स को रेगुलेट करता है, अब उसने एम्फसिस के साथ में, एम्फेटिकली मतलब पूरे जोर के साथ में, उसने जोरों के साथ में ले डाउन किया है, इस्टेब्लिश किया है पीनल चार्ज, इस चीज़ को दैट कि जो पीनल चार्जेस हैं, जो इंटरेस्ट के चार्जेस हैं, जो पेनल्टी के चार्जेस हैं, उनको आप रिकवर करेंगे अलग से। अगर आपको लेनी भी है ना तो इस प्रिंसिपल में नहीं जोड़ेंगे, अलग से जो है कंज्यूमर से लेंगे। और कह रहे हैं उनको ना ही ऐड करना है, मस्ट भी एडेड किया जाना चाहिए उनको, ना ही किया जाना चाहिए, ना तो प्रिंसिपल में जो आउटस्टैंडिंग है, जो बचा हुआ है मूलधन, और ना ही रेट ऑफ इंटरेस्ट में जो लोन पे लगाई जाती है। तो बैंकों को बड़ा साफ तौर पे बताया गया कि पेनल्टी लगाओ, लेकिन थोड़ी बहुत लगाओ, ज़रूरत के मुताबिक हो, और उसको अलग से लो, प्रिंसिपल का पार्ट नहीं बनाओगे उस पेनल्टी को, इंटरेस्ट के अंदर भी नहीं जोड़ोगे। रेगुलेटर की वर्ब है हैज़ लेड डाउन, ले डाउन करना, इस्टेब्लिश करना। एम्फेटिकली मतलब विद एम्फसिस, बहुत सारे जोर के साथ में। चार्जेस की वर्ब है शुड बी रिकवर्ड।
और चार्जेस की दूसरी वर्ब है शुड नॉट बी एडेड या मस्ट नॉट बी एडेड। चार्जेस को रिकवर किया जाना चाहिए पैसिव वॉइस में, और चार्जेस को नहीं जोड़ा जाना चाहिए मस्ट नॉट बी उनके प्रिंसिपल में। आउटस्टैंडिंग मतलब बकाया, वो प्रिंसिपल जो अभी आपका बाकी है, हर किस्त देने के बाद में ये आपका प्रिंसिपल फिर से कैलकुलेट किया जाता है बैंक के द्वारा। कह रहे लैंडर्स कुड हाउएवर स्टिल फॉलो द नॉर्मल प्रोसेस फॉर कंपाउंडिंग द आउटस्टैंडिंग प्राइमरी इंटरेस्ट इफ जो है इट क्लैरिफाइड। कह रहे लैंडर्स हालांकि अभी भी फॉलो कर सकते थे, दे कुड फॉलो उस नॉर्मल प्रोसेस को जो थी कंपाउंड करने की आउटस्टैंडिंग प्राइमरी इंटरेस्ट को, इसने क्लैरिफाई किया। तो पेनल्टी चार्जेस को तो आप नहीं लगा सकते, लेकिन जो इंटरेस्ट है उसको आप कंपाउंड कर सकते हो। जिस ईएमआई को आपने पे नहीं किया है, बैंक उसका इंटरेस्ट जो है उसके इंटरेस्ट पे भी आपसे इंटरेस्ट लगा सकता है, कंपाउंड करके चक्रवृद्धि ब्याज आपसे ले सकता है, इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट आपसे ले सकता है, ठीक है, पेनल्टी पे नहीं लेगा। लैंडर्स की वर्ब है कुड फॉलो, इट की वर्ब है क्लैरिफाइड। इट आया है आरबीआई के लिए, क्लैरिफाई का मतलब किसी चीज़ को साफ तौर पे सबके सामने रखना। चलिए, मज़ा आ रहा है ना आर्टिकल पढ़ के? थोड़ा चैलेंजिंग फील हो रहा होगा, आसान पढ़ते हो रोज़, आज थोड़ा मुश्किल वाला भी पढ़ो। कह रहे जी आरबीआई's डिसीजन टू स्टेप इन टू इंश्योर अ फेयर एंड ट्रांसपेरेंट अप्रोच टू क्रेडिट प्राइसिंग हैज़ टू बी सीन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द शार्प अपटिक इन रिटेल लैंडिंग इन रिसेंट ईयर्स। कह रहे आरबीआई का जो डिसीजन है स्टेप इन करने का, दखल अंदाजी देने का, इस पूरे मामले में जो है समझ गए ना, इंटरवीन करने का, ताकि इंश्योर किया जा सके, पक्का किया जा सके एक फेयर और ट्रांसपेरेंट अप्रोच को, जो है क्रेडिट प्राइसिंग का, लोन के प्राइस करने का, लोन कैसे इंटरेस्ट पे कैसे दिया जाएगा। कह रहा है ये जो डिसीजन है ना दखल अंदाजी का, इसको देखा जाना चाहिए, हैज़ टू बी सीन। और कैसे? इस कॉन्टेक्स्ट में, इस बैकग्राउंड में, इस सिचुएशन में जो है बढ़े हुए अपटिक की, जो है बहुत तेज़ी से आने वाले उछाल की, अपटिक मतलब उछाल, और किस में? रिटेल लैंडिंग में, कंज्यूमर लैंडिंग्स में पिछले कई सालों में। रिटेल लैंडिंग क्या होती है? फ्रिज लेने गए, 15,000 का फ्रिज है, 1500 की 10 ईएमआई बना ली, 500 रुपये इंटरेस्ट दे दिया। तो ये सब काम जो अपने करते हैं ना, छोटा मोटा पर्सनल लोन ले लिया, ये वाला लोन ले लिया, ये सब जो है रिटेल लैंडिंग का पार्ट है। ये कॉर्पोरेट लैंडिंग नहीं है। कॉर्पोरेट में अडानी अंबानी तो हज़ारों करोड़ के लोन लेते हैं, ये उसकी बात नहीं कर रहा, ये आम आदमी को 1000, 5000, 10,000 के लोन की बात कर रहा है। तो इस कॉन्टेक्स्ट में आप देखो तो शार्प उछाल सा आया है, अपटिक्स आया है रिटेल लैंडिंग में, तो ये बिल्कुल सही है। डिसीजन की वर्ब है हैज़। स्टेप इन का मतलब होता है इंटरवीन करना, किसी मामले में बीच में पड़ना। अपटिक मतलब उछाल। कह रहा है वाइल इंडस्ट्री शेयर ऑफ आउटस्टैंडिंग बैंक क्रेडिट हैज श्रंक टू अबाउट 24% एज ऑफ फरवरी 2023 फ्रॉम ओवर 43% इन 2014-15। द ऑमनीबस कैटेगरी ऑफ पर्सनल लोन्स हैड सर्ज टू 30%। कह रहे जहाँ इंडस्ट्री का शेयर है आउटस्टैंडिंग बैंक क्रेडिट का, आउटस्टैंडिंग बैंक क्रेडिट क्या है? आपने बैंक से लोन लिया हुआ है, जो क्रेडिट आपका बाकी है, जो आउटस्टैंडिंग है। कह रहा है हमारी इंडस्ट्री का जो शेयर है ना वो श्रिंक कर गया 24% तक। और कब? फरवरी 2023 में, जो हुआ करता था 43% 2014-15 में। तो 100 में से 43% लोन कॉर्पोरेट लोन थे, जहां बिजनेसेस बैंक से पैसा लेते थे लाखों में, करोड़ों में। आज वो बिजनेस लोन जो हैं 24% ही रह गए हैं। 100 में से 24 रुपया ही बिजनेस जो है उधार लेते हैं। तो इंडस्ट्री का जो शेयर जो है ना वो तो कम हो गया है। कह रहे वहीं पे जो ऑमनीबस कैटेगरी है, ऑमनीबस का मतलब है कलेक्टिव, मल्टीपर्पज़, सबको मिला के। कह रहे जो ऑमनीबस कैटेगरी है पर्सनल लोन्स की, पर्सनल लोन्स में व्हीकल लोन भी आ गया, फ्रिज वाला लोन भी आ गया, शादी करनी है उसके लिए लोन ले लिया आपने, वो भी आ गया, हर तरह का लोन। कह रहे ये जो ऑमनीबस कैटेगरी है ना, ये सर्ज कर गई है, बढ़ गई है 30% तक, जो हुआ करती थी महज 19% 8 साल पहले। और ये सब कैसे हुआ है? मेकिंग इट द लार्जेस्ट क्रेडिट कैटेगरी, इसको सबसे बड़ी क्रेडिट कैटेगरी बनाते हुए। तो आजकल बैंकों का सबसे बड़ा जो है मुनाफे का सोर्स है आम आदमी। बिजनेसेस लोन कम लेते हैं, आम आदमी ज़्यादा लेता है। 8 सालों में बदल गया सब। शेयर की वर्ब है हैज श्रंक। श्रिंक का मतलब आप समझते ही हैं, किसी चीज़ का सिकुड़ना, कम होना। तो ये 43% से 24% पे आ गया है आउटस्टैंडिंग बैंक क्रेडिट। कैटेगरी की वर्ब है हैड सर्ज। सर्ज का मतलब होता है किसी चीज़ में राइज या उछाल आना। तो ये 30% हो गया 19% से 8 सालों में। कह रहे द सेंट्रल बैंक हैज़ मेड क्लियर to lenders that while it gives them the freedom to set the quantum of penal charges proportional to the default or non-compliance with the terms of the loan contract beyond a preset जो है threshold, the threshold itself should not be discriminatory within a specified loan। कह रहे जी आरबीआई ने, सेंट्रल बैंक ने, बैंकिंग रेगुलेटर ने इस चीज़ को भी साफ कर दिया है बैंकों के लिए, इन बदमाश कंपनियों के लिए, दैट वो ये कि जहाँ ये बैंकर आरबीआई देता है इनको फ्रीडम, देता है इनको आज़ादी
कि ये सेट करें उस क्वांटम को, उस अमाउंट को जो है पेनल चार्जेस की, जो है पेनल्टी के चार्जेस की, और जो बिल्कुल प्रोपोर्शनल होंगे, बिल्कुल हिसाब से होंगे उस डिफ़ॉल्ट के या नॉन कंप्लायंस के जो हो रही है लोन की टर्म्स के कॉन्ट्रैक्ट के साथ। आपने नॉन कंप्लायंस की है, सही वक्त पे किस्तें नहीं दी, कोई किस्त बीच में मिस कर दी या डिफ़ॉल्ट कर दिया, किस्तें देने से मना कर दिया, तो जितना आपका डिफ़ॉल्ट होगा ना उसी के हिसाब से पेनल चार्जेस होंगे। 1500 की किस्त पे डिफ़ॉल्ट करोगे तो 50 रुपये पेनल चार्जेस लगेगा, प्रोपोर्शनल होगा, उसी हिसाब का होगा। और ये सारा डिफ़ॉल्ट कब होगा? एक प्रीसेट थ्रेशोल्ड के बियॉन्ड होगा। पहले से बैंक आपको बताएगा कि आपको 5 दिन अगर लेट हो गया तो इतना चार्ज लगाएंगे, है ना, प्रीसेट होगा। लोन लेने से पहले ही वो थ्रेशोल्ड आपको बताई जाएगी। कह रहा है जहाँ आरबीआई ने ये इजाज़त दे दी है बैंकों को, ये फ्रीडम दे दी है कि आप अपने हिसाब से, अपने विवेक से थोड़ा बहुत पैसा ले सकते हो। वहीं हुआ क्या? वहीं हुआ ये, द थ्रेशोल्ड इटसेल्फ शुड नॉट बी डिस्क्रिमिनेटरी। ये जो थ्रेशोल्ड है कि 5 दिन बाद लगाएंगे या 10 दिन बाद लगाएंगे, 2% लगाएंगे कि 10% लगाएंगे, कह रहे ये थ्रेशोल्ड जो है, ये जो दहलीज जो है, ये डिस्क्रिमिनेटरी नहीं होनी चाहिए, भेदभाव वाली नहीं होनी चाहिए विद इन अ स्पेसिफाइड लोन और प्रोडक्ट कैटेगरी, किसी लोन और प्रोडक्ट कैटेगरी के अंदर। तो एक आदमी को 15% पेनल्टी लगा रहे हो, एक आदमी को 5% लगा रहे हो। ऐसा ना हो जिसने आपको फ़ोन कर दिया उसके कम लगा रहे हो, है ना। डिस्क्रिमिनेटरी ना हो, सबके लिए समान हो, पहले से ही उनको बताई जाती गई हो। आगे बात समझ में? चलो, सेंट्रल बैंक की वर्ब है हैज़ मेक क्लियर करना, किसी बात को साफ करना। इट की वर्ब है गिव्स। क्वांटम यानी अमाउंट, मात्रा, क्वांटिटी। प्रोपोर्शनल मतलब उसी प्रोपोर्शन में, उसी हिसाब से। थ्रेशोल्ड मतलब होती है मिनिमम लिमिट, दहलीज बोलते हैं इसको हिंदी में। दहलीज समझ गए ना, 5 दिन लेट हो गया तो उसके बाद आपकी दहलीज क्रॉस हो गई, तो ये दहलीज की वर्ब है शुड नॉट बी। चलिए, और कुछ देखने वाला नहीं है इसमें। डिस्क्रिमिनेटरी मतलब भेदभाव वाला। कह रहे जी एंड द पेनल चार्जेस सो लेविड ऑन इंडिविजुअल बोरोवर्स कैन नॉट बी एट अ रेट हायर देन अ सिमिलर चार्ज एप्लीकेबल टू कॉर्पोरेट बोरोवर्स। और कह रहे जो पेनल चार्ज लगाओगे इस प्रकार से जो लेविड होगा इंडिविजुअल बोरोवर्स पे, एक एक आदमी पे, कह रहे वो ज़्यादा नहीं हो सकता उस रेट से जो हायर हो ऐसे ही चार्जेस की जो एप्लीकेबल हो कॉर्पोरेट बोरोवर्स को, बड़े बड़े बिजनेस घरानों को, अडानी को और अंबानी को। तो जो पेनल चार्जेस अंबानी को लगेगा ना, अडानी के घर लगेगा, जो मित्तल के लगेगा, वही पेनल चार्जेस अब आपके और मेरे भी लगेगा। हमारी पेनल्टी उनकी पेनल्टी से परसेंटेज टर्म्स में ज़्यादा नहीं हो सकती। अगर 1.5% है तो सबकी 1.5% है। चार्जेस की वो है कैन नॉट बी। करेक्ट क्रूशली द पेनल चार्ज मस्ट बी कम्युनिकेटेड अपफ्रंट व्हेन फाइनलाइजिंग एवरी लोन। करेक्ट क्रूशल चीज़ ये है कि पेनल्टी के जो चार्जेस हैं उनको कम्युनिकेट किया जाना चाहिए, बताया जाना चाहिए अपफ्रंट यानी कि सामने से, इन एडवांस, अहेड ऑफ टाइम। और कब? जब फाइनलाइज किया जा रहा हो हर लोन को। तो लोन जब बनाया जा रहा हो ना आपका, तभी आपको बताया जाए कि इतने दिन लेट करोगे तो इतनी पेनल्टी लगाएंगे। फिक्स्ड है, सबको सामने से बताई जाए। करे एंड अनफेलिंगली रीआइट्रेटेड टू द बोरोवर इन एवरी सब्सिक्वेंट रिमाइंडर फॉर लोन पेमेंट। और बिना किसी फेलिंग के, बिना किसी नाकामयाबी के हमेशा रीआइट्रेट की जानी चाहिए, इंजेमिनेट की जानी चाहिए, रिपीट की जानी चाहिए बोरोवर के सामने हर एक सब्सिक्वेंट रिमाइंडर में जो है लोन की पेमेंट का। तो आपके पास जो मैसेज वगैरह आए उस हर मैसेज में लिखा हो कि इतनी पेनल्टी लगेगी, इस डेट के बाद लगेगी, बार बार आपको बताई जाए, आपको अच्छे से आपकी पेनल्टीज़ के बारे में पता हो। चार्ज की वर्ब है मस्ट बी कम्युनिकेटेड और दूसरी वर्ब है मस्ट बी रीआइट्रेटेड। मस्ट बी दूसरी बार नहीं लिखा गया। चार्ज मस्ट बी कम्युनिकेटेड एंड चार्ज मस्ट बी रीआइट्रेटेड। रीआइट्रेट करना मतलब किसी चीज़ को रिपीट करना। अनफेलिंगली मतलब बिना किसी फेल होने के, मतलब किए जाना चाहिए काम, इसमें कोई भी फेलिंग नहीं होनी चाहिए। अपफ्रंट मतलब सामने से। कह रहे स्मॉल बोरोवर्स आर श्योर टू हैव हीव अ साई ऑफ रिलीफ एज द आरबीआई हैज़ मेड इट क्लियर इट विल नॉट ब्रुक एनी जो है यूजरी। कह रहे छोटे बोरोवर्स जो हैं आपके मेरे जैसे, अब वो पक्का ही हीव करेंगे एक साई ऑफ रिलीफ को। साई ऑफ रिलीफ होती है चैन की सांस या राहत की सांस, और हीव का मतलब होता है सांस को लेना, ब्रीद करना। साई लेते हैं ना, साई मतलब समझ गए ना, चैन की सांस लेना, उसको बोलते हैं हीव अ साई ऑफ रिलीफ। कह रहे छोटे बोरोवर्स अब जरूर ही हीव करेंगे, लेंगे एक चैन की सांस को, राहत की सांस को। जैसे ही आरबीआई ने इस चीज़ को क्लियर कर दिया है, साफ कर दिया है कि ये जो अब रुक नहीं करेगा, ये पुटअप विद नहीं करेगा, ये सहेगा नहीं किसी भी यूजरी को, किसी भी बैंक की बदमाशी को। यूजरी वर्ड का मतलब, लिटरल वर्ड का मतलब होता है बैंकों की बदमाशियाँ, है ना। आपसे जो इंटरेस्ट ऑफ रेट है उससे बहुत ज़्यादा चार्ज कर लेना, अचानक से आपका खूब सारा जो है पेनल्टी चार्जेस लगा देना, बैंकिंग की भाषा में बदमाशी को बोलते हैं यूजरी। तो आरबीआई ने बोला कि हम कोई भी बदमाशी ब्रूक नहीं करेंगे, सहेंगे नहीं, अगर हुई तो उस पर पेनल्टी आपको लगाएंगे, बैंक वालों को।
चलो अब जल्दी से अपना क्विज़ देख लेते हैं। अच्छा आर्टिकल था, अच्छा लेवल का था, टॉपिक भी बहुत ज़्यादा रेलेवेंट है ना सभी के लिए। फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है, इनमें से कौन सी चीज़ आरबीआई के द्वारा परमिटेड नहीं है कंज्यूमर फाइनेंस के स्पेस में? क्या लगता है क्या चीज़ परमिटेड नहीं है? इंटरेस्ट को कंपाउंड करना, कैपिटलाइज करना, फ़ायदा उठाना पेनल्टी वाले इंटरेस्ट का, लेवी करना पेनल्टी को लगाना अगर आप डिफ़ॉल्ट करते हैं, या फिर लोन के इंटरेस्ट रेट को चेंज कर देना अगर बोरोवर की कर्जा लेने वाले की क्रेडिट प्रोफाइल जो है चेंज हो जाए। तो चारों में से कौन सी चीज़ आरबीआई कहता है कि हमारे हिसाब से आपको नहीं करनी है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आर्टिकल आपने अच्छे से पढ़ा है तभी सॉल्व कर पाएंगे। कोशिश करो। फर्स्ट कमेंट में आंसर इसका डाल रहा हूँ। सेकंड में पूछा है जी, थीम या सेंट्रल आइडिया क्या है इस पैसेज का? इस पैसेज को अगर एक सेंटेंस में आपको समराइज़ करना हो तो वो सेंटेंस कौन सा होगा? अच्छे से देख लो, 4 सेंटेंस लिखे हुए हैं, पढ़ोगे तभी समझ पाओगे। मैंने फर्स्ट कमेंट में आंसर डाल दिया है और आंसर देखोगे फिर तो आपकी जो है कन्फ्यूजन भी निकल जाएगी। तो पहले खुद से ट्राई देना है, फिर मेरे आंसर से अपने आंसर्स को मैच करना है। थर्ड में पूछा है जी ईडियम, चौथे में भी ईडियम पूछी है। शॉर्ट इन द आर्म और कोल्ड कंफर्ट का क्या मीनिंग होता है? मेरे ख्याल से निकाल ही लोगे, दोनों ईडियम आपको करवा दी हैं। पाँचवें में पूछा है इंजेमिनेट वर्ड का सिनोनिम बताओ। अब सिनोनिम हो सकता है ए और सी दोनों हो सकता है बी सी डी और जो है तीनों हो। तो ये सब अलग अलग ऑप्शन है, लेकिन एक से ज़्यादा ऑप्शन भी आपका आंसर हो सकते हैं। तो चारों के मीनिंग आप निकालोगे तभी इसका सिनोनिम ढूंढ पाओगे। छवें में सेंटेंस को ट्रांसफॉर्म करने के लिए पूछा है, आपको एम्ड नाम के एडजेक्टिव को यूज़ करना है, जो यहाँ लिखा हुआ है ना। तो एम्ड वर्ब को एम्ड एडजेक्टिव में यूज़ करना है, करके दिखाओ, इसको चेंज करके दिखाओ सेंटेंस को। सातवें आठवें में कैपिटलाइज ऑन और बैंक ऑन नाम की फ्रेजल वर्ब्स का आपसे मीनिंग पूछा है। दोनों फ्रेजल वर्ब्स आपको करवाई गई हैं आर्टिकल की शुरुआत में। चलिए मुलाकात लेंगे आपसे कल। 8 क्वेश्चन के आंसर फर्स्ट कमेंट में इसी वीडियो के नीचे हैं, रखे हुए हैं, जाके चेक करें। आउट ऑफ 8 कितने मार्क्स मिले ज़रूर से बताना। एक लाइक और एक शेयर ज़रूर से दें क्लास को। अंटिल देन, कोर्सेज अवेलेबल हैं ऐप पे, जाके फ़ायदा ले सकते हो। टाइम रहते ही कोर्सेज का फ़ायदा लेना है। ऐसा ना हो लास्ट मोमेंट पे आकर के आप मैसेज करें सर 15 दिन रह गए, 1 महीना रह गया। अभी जब वक्त है पढ़ने का तो पढ़ाई पे पूरा ध्यान दो। कंटेंट सारा अवेलेबल है एप्लीकेशन पे, राइटिंग का, एसएससी का और बैंकिंग का। ऐप को जाओ, कमेंट सेक्शन से डाउनलोड करो, फर्स्ट कमेंट से लिंक रखा है। कोई भी क्वेरी हो, ये नंबर है व्हाट्सअप का, टीम से आप मैसेज करके बात कर सकते हैं।